हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन में जैसे हमें ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, z1 दी रहेगी और y दिया रहेगा। ये कैट 1 का टॉपिक है, पर हमें जैसे कि कैट 2 में मल्टीवेरिएट है और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, तो इसी का एक्सटेंशन रहेगा। तो मैं इसलिए ये पढ़ा दूंगा और इससे पूरा आइडिया आ जाएगा कि कैट 2 में किस टाइप का सवाल आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे z1 दे रखा है और y दे रखा है। y में y से तो फिलहाल हमें कोई वास्ता नहीं है, सबसे पहले हम z की बात करेंगे। तो z में क्या होता है कि सबसे पहले मैट्रिक्स इस टाइप की दिखेगी z की, ये इस टाइप की। हमें ये z जो वैल्यूज है, पहला कॉलम हमेशा 1 रहेगा और जो सेकंड कॉलम रहेगा वो गिवन वैल्यूज रहेगी 0 1 2 3 4। ठीक, और तो z मैट्रिक्स ये है। तो अब हम तो उससे z ट्रांसपोज निकल जाएगा। 14 स्लाइड है। हाँ, अभी 13 स्लाइड पे हूँ। हाँ, तो z ट्रांसपोज निकल जाएगा उससे 1 1 1, तो उसी का ट्रांसपोज निकाल लिया हमने। और तो y जो है, ये y एक कॉलम वेक्टर रहेगा। कॉलम वेक्टर मतलब जो भी वैल्यूज रहेगी ये कॉलम में आ जाएगा। तो इससे क्या करेंगे हम, इसके बाद अगला स्टेप बस आपको नोट करना है। सबसे पहले हम z मैट्रिक्स बनाएंगे, z मैट्रिक्स लिखेंगे किस फॉर्मेट में, कॉलम में। फिर उसका ट्रांसपोज लिखेंगे। बस एक फिक्स्ड एल्गोरिदम है, इसी एल्गोरिदम में जब आप जाओगे तो आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम y कॉलम वेक्टर बनाएंगे, जो भी गिवन वैल्यूज रहेगी उसको एक कॉलम में लिख देंगे। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप रहेगा z इंटू जेड ट्रांसपोज। z भी वैल्यू है हमारे पास, z की भी है और z ट्रांसपोज की है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उस वैल्यू को स्टोर कर लेंगे हम a मैट्रिक्स में। फिर उसके बाद जो z डॉट जेड ट्रांसपोज आया उसको हम इन्वर्स कर देंगे, तो उससे हमें a इन्वर्स मिलेगा, क्योंकि z डॉट जेड ट्रांसपोज इज a हमने माना था। और फिर जो वैल्यू आएगी उससे हमारे पास वो हमने एक मैट्रिक्स में स्टोर कर रखी है। जो अगला स्टेप रहेगा उसको हम क्या करेंगे, z ट्रांसपोज को हम जो गिवन y मैट्रिक्स है, जो कॉलम मैट्रिक्स है, जैसे कि ये देखिए z और z ट्रांसपोज और y, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये रहेगा नेक्स्ट इसको भी हम एक मैट्रिक्स में स्टोर कर देंगे b। ठीक, तो हमारे पास अभी a इनवर्स है और b है। तो इसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, a इनवर्स और b को। तो इससे हमको बीटा मिलेगा। बीटा इज एरर्स। तो हमें एरर्स पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, a इनवर्स b। a इनवर्स b जैसे ही लिखेंगे हम, हमारे पास बीटा मैट्रिक्स आ जाएगी। देखिए ये a माना था हमने, z डैश z का होल इनवर्स, दिस इज a, और z डैश y इज b। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, क्या बोलते हैं ये, एरर्स। तो फिर इससे हमको इक्वेशन मिल जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 2z। जो भी पहला कांस्टेंट 1 रहेगा और दूसरा 2z, तो इससे इक्वेशन मिल गई हमारे पास। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हमारे पास बीटा आ गया अभी हमारे पास। तो अभी नेक्स्ट स्टेप y कैप निकालेंगे। y कैप इज प्रेडिक्टेड वैल्यूज। जो y है ये है रियल वैल्यूज, मतलब एक्चुअल वैल्यूज। और जो y कैप है, दीज आर प्रेडिक्टेड वैल्यूज, कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वैल्यू क्या होगी। तो y कैप वापस से हम z, तो मेन मैट्रिक्स है जो हमने सबसे पहले लिखा था। हाँ बोलो। बीटा इज लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट, राइट? एरर एप्सिलॉन होता है, सॉरी। हाँ, बीटा जो भी है, जो भी बीटा कुछ तो भी होता है, अब याद कर लो बीटा ये होता है करके। बीटा लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट, ठीक है। तो हमने इससे z बीटा कैप जो भी वैल्यू है इससे हम ला लेंगे y कैप इज प्रेडिक्टेड वैल्यूज। तो y कैप जब प्रेडिक्टेड वैल्यूज आएगा, अब फाइनली हम एरर की बात करेंगे। एरर है एप्सिलॉन कैप इज इक्वल टू y जो एक्चुअल वैल्यूज है माइनस y जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, एरर इन कैलकुलेशन, जो हमने एरर आया हमको कैलकुलेट करने के बाद। तो ये जो y मैट्रिक्स ये तो गिवन थी, और जो y कैप है वो हमने इससे कैलकुलेट किया z बीटा कैप से। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमको एरर मिल जाएगा कि हमारा कितना एरर आया। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा जो इधर लिखा है द रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स इज इसका ट्रांसपोज एप्सिलॉन कैप का ट्रांसपोज इनटू एप्सिलॉन, जो भी वैल्यू आएगी वो। हाँ, तो अभी कैट 2 वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा वो इस टाइप का रहेगा कि z1 दिया रहेगा वापस से एज यूजुअल, और इंस्टेड ऑफ y हमें अभी y1 y2 y3 कितने भी मिल सकते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर। एक मिनट।
हाँ, जैसे कि कैट वन में अगर क्वेश्चन पूछ रहा था तो हमें जेड दिया रहता और वाई दिया रहता, पर अब जब मल्टीवेरिएट हो गया मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन तो वाई के साथ वाई वन वाई टू वाई थ्री ऐसा अलग अलग मिलेंगे हमें कल के क्वेश्चन में। तो वही वापस से जेड मैट्रिक्स बनाएंगे। जेड मैट्रिक्स में तो वाई का कुछ लेन देन होता नहीं है, पहला कॉलम हमेशा वन रहेगा कॉलम, और जो दूसरा कॉलम रहेगा वो जो भी जेड की वैल्यूज दी रहेगी हमें। तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे हम तो हमें जेड बार मिल जाएगा, जेड ट्रांसपोज मिल जाएगा। फिर वापस से वही कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम जेड डॉट जेड ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक, उसके बाद हम एक इसको एक वैल्यू स्टोर कर देंगे जेड डॉट जेड ट्रांसपोज को, और जो सेकेंड वैल्यू बी मैट्रिक्स जिसको हम मानेंगे उसको हम ले लेंगे जेड ट्रांसपोज इंटू वाई। देखिए ये जो है जेड ट्रांसपोज इंटू वाई, इसको एक मैट्रिक्स में स्टोर करेंगे। अब फाइनली इन दोनों को जोड़ देंगे। जो जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें जो भी बीटा मिलेगा, बीटा क्या रहेगा, बीटा वो ए जो हमने लाया था जेड डॉट जेड बार से जेड ट्रांसपोज से, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जेड ट्रांसपोज डॉट वाई से। तो ये जो दिख रहा है आपको, इससे हमको बीटा मिल जाएगा। अब इधर इन्होंने फालतू काम किया, इन्होंने अलग अलग दो दो बार निकाल रखा है। हम सीधे सीधे वाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, जैसे इधर जेड ट्रांसपोज इंटू वाई, इंस्टेड ऑफ वाई टू वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई वाई, तो इससे हमारे पास पूरा बीटा मिल जाएगा। तो टाइम सेव हो जाएगा हमारे पास, जैसे इन लोगों ने दो दो बार निकाल रखा है बीटा, तो हमें सीधा बीटा मैट्रिक्स मिलेगा। अगर हम सीधा अगर वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी बीटा की। ठीक, तो इससे फिर इक्वेशन बना लेंगे एज यूजुअल, जैसे पिछले वाले में निकाल रहा था। पहली इक्वेशन रहेगी 1 + 2z और दूसरी इक्वेशन रहेगी -1 + z2, ये वाली z1 और z2। फिर इक्वेशन आने के बाद जैसे पिछले वाले में भी निकाला था हमने, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने बीटा निकाल लिया और बीटा निकल गया, बीटा मतलब रेसिडुअल निकल गया। अभी नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमें प्रेडिक्ट करनी है वैल्यूज कि हमारी वैल्यूज कितनी क्लोज है। तो प्रेडिक्शन के लिए हमने क्या किया था, जेड मैट्रिक्स को बीटा से मल्टीप्लाई किया था। ये देखिए इधर जैसे बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो बीटा से मल्टीप्लाई किया तो प्रेडिक्टेड वैल्यूज आ गई। अब जब प्रेडिक्टेड वैल्यूज आ गई तो नेक्स्ट क्या रहेगा, इसको एरर कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल वैल्यू से। तो एक्चुअल वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखा है हमें y, और उसको y कैप से माइनस कर देंगे तो एरर आ जाएगा। फिर एरर के बाद नेक्स्ट स्टेप इन्होंने इधर किया है कि चेक करने के लिए कि सही कितना एरर, मतलब मैच करना चाहिए। जैसे इधर अगर एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन जो भी आएगा इधर, जैसे इधर एप्सिलॉन 000 आएगा, इन्होंने देखो इधर निकाला है एप्सिलॉन, एरर 0 आएगा इधर, मतलब पूरी मैच हो गई वैल्यूज, कोई एरर आया ही नहीं। हाँ, एप्सिलॉन कैप की वैल्यू तो ये है, सेकंड मैट्रिक्स दी हुई है हाँ, बीच में। हाँ, ये जो नीचे है वो सिर्फ एप्सिलॉन नहीं है ना? हाँ, तो एरर 0 है ना, एप्सिलॉन इज नॉट, एप्सिलॉन एरर है, पर उसको हम उससे लिंक करेंगे ना मेन वाले से कि कितनी वैल्यूज में डिफर कर रहा है। देख नेक्स्ट स्टेप में हम चेक कर रहे हैं ना कि एरर मैच हो रहा है कि नहीं। जैसे y कैप ट्रांसपोज इनटू y प्लस एप्सिलॉन कैप, एप्सिलॉन शुड गिव मी y एक्चुअल इनटू y ट्रांसपोज, ये वैल्यूज मैच करनी चाहिए ना। तो इसलिए उसने निकाल के बताया कि देखो जो एक्चुअल है इक्वल टू प्रेडिक्टेड प्लस एरर होगा ना, एक्चुअल इक्वल टू प्रेडिक्टेड प्लस एरर। बस उसने वेरीफाई करने के लिए तीन चीजें लिख रखी है, हमें नहीं लिखना कर लिए। हम अगर एप्सिलॉन कैप एप्सिलॉन लिख के छोड़ भी देते हैं तो आंसर सही होगा वो। ये तो बस उसने एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि देखो एक्चुअल इक्वल टू प्रेडिक्टेड प्लस एरर। तो देखो इधर लिखा है इज इजीली वेरीफाइड, बस ये बस वेरिफिकेशन के लिए, बस क्वेश्चन खत्म हो गया बस। Then what's the use of epsilon cap into y bar? हाँ, Sorry, y cap. What is the use of epsilon cap? Epsilon cap. This one, yeah, this last one. हमको तो What is the जरूरत use है of ही that? नहीं। he has just written to show that the error and the actual values are matching completely, so we are getting 0 error। अच्छा गौरव सर, हाँ। पिछले साइड में जा, एक बार पिछले साइड में जा। यहाँ पे तूने बोला था कि ये फालतू काम कर रखा है उसने, बीटा 2 बीटा 1 अलग से निकाल रखा है और एक साथ मल्टीप्लाई कर देगा, लेकिन जिस फॉर्मेट में आंसर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर तेरा मेथड फॉलो करेंगे तो उसका ट्रांसपोज नहीं आएगा बीटा कैप का। मतलब इसने जैसे -1 1 आ रखा था,
बीटा 2 -1 1 अच्छा ना ठीक है छोड़ो सॉरी सही होगा देखो, क्योंकि Got it, got ये जो है ना, इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको जो कैट 1 वाला क्वेश्चन था उससे बीटा 1 की वैल्यू मिल गई थी ना हमें, हाँ तो हाँ बीटा 1 तो उसको फालतू में वापस नहीं करना था, पर ऐसा हमको लगेगा कि अलग अलग करना है, पर हम सीधा एक मैट्रिक्स बना देंगे। तो इसको सीधा हम उस कोई तो भी लॉजिक बोलते हैं, शायद वेक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, तो वेक्टराइजेशन मेथड से पूरी एक मैट्रिक्स बना देंगे और उस मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैपिटल बीटा मिल जाएगा, तो कैपिटल बीटा से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके ठीक है बस सेम प्रोसीजर जो कैट 1 में हमने किया था वही प्रोसीजर कैट 2 में रहेगा, बस y की वैल्यू बढ़ जाएगी, बस और कुछ भी फर्क नहीं है, बस अलग अलग निकालने की जगह ये इन्होंने गंदा काम किया है, हम अच्छा काम करेंगे, एक साथ करेंगे सब, तो जल्दी काम हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है अच्छा ठीक ठीक है समझ गया ओके